माने देखिए ये बात तो तय थी, क्योंकि अनुपम भी जिस तरीके से बता रहे थे कि वन साइडेड एक तरीके का पूरा जुडिशियल प्रोसेस ये लगता है, खासतौर पे शेख हसीना के खिलाफ। क्या शेख हसीना के पास कोई ऑप्शन है? क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकती हैं? क्या किस तरीके से वो इसको चैलेंज कर सकती हैं? देखिए, अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो अब शेख हसीना की लोकल स्टैंड आई क्या होगी, शेख हसीना किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में आमतौर पर व्यक्तियों के नहीं देशों के केसेस जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अगर उनको मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली इस चीज को चैलेंज करेंगी शेख हसीना की इनके खिलाफ एक मेलाफाइड इंटेंशन से, यानी एक बदनीयती के साथ में ये पूरी प्रोसेस की गई है। तो उनके देश छोड़ने के बाद उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए, उन्हें डिफेंस का मौका नहीं दिया गया और उनके खिलाफ एक दुर्भावना से पूरा केस चलाते हुए उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और इस प्रोसिक्यूशन में उनको जो कन्विक्ट किया गया है उसके अंदर सीधे सीधे सजाएं मौत दी गई है, जो कि कैपिटल पनिशमेंट है। और ये कैपिटल पनिशमेंट अलग अलग चार्जेस के अंदर, यदि आप शेख हसीना की पूरी सजा को अगर आप काउंट करें तो वो सजा जो है वो मल्टीपल काउंट्स के अंदर वो सजा कई 100 साल के आगे निकल जाएगी अगर आप इस तरह से काउंट करते हैं तो, क्योंकि उसके अंदर डेथ सेंटेंस भी हैं, उसके अंदर लाइफ सेंटेंस भी हैं और उसके ऊपर अलग अलग कई चार्जेस जो हैं। ये तो जो चार्जेस थे, जैसा कि अभी अनुपम भी बता रहे थे, ये खासतौर पर 3 लोगों के खिलाफ थे, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ और भी कई केसेस है। ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का केस है जो आज जिसके ऊपर सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस हैं जो शेख हसीना के खिलाफ पेंडिंग है अलग अलग जगह पर, अलग अलग अदालतों में। चूंकि शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद से बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ फाइल किए गए थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध की धाराओं के तहत ये केस चलाए, इसका प्रोसिक्यूशन किया और जो तमाम एविडेंस का जिनका जिक्र किया गया आपसे थोड़ी देर पहले, उसके आधार पर उनके खिलाफ ये सजा सुनाई है, जिसके अंदर अलग अलग जो आरोप हैं, यानी हिंसा को भड़काना, हिंसा के हालात के अंदर जो भारी वेपन हैं, भारी हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करना, जो नीचे रक्षा बल हैं, चाहे आरएबी हो, चाहे बीजीबी हो या बांग्लादेश आर्मी हो, उनको निर्देश देना। इसके साथ साथ जो लोग मानवता के खिलाफ अधिकार निहत्थे लोगों पर हथियार चला रहे हैं उनको रोकना, इसके अलावा उकसावे के बयान देना। साथ ही जो आईसीटी ने उन्हें इस बात के लिए भी दोषी ठहराया है कि वो लगातार इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के आदेशों का भी अवहेलना कर रही है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ ट्रिब्यूनल जो है उसके लिए भी उन्हें दोषी ठहराया गया है, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी चीजें तो एक तरफा हो गई सुमित, बांग्लादेश ने अपने तई ये पूरी प्रोसेस चलाई, अपने यहाँ पे आदेश सुना दिया है और अब बांग्लादेश के अंदर एक तरीके से बांग्लादेश के कानून के अनुसार वो भगौड़े भी घोषित कर दी गई, लेकिन वहां उनके खिलाफ सजाए मौत का वारंट जो है वो पेंडिंग होगा। लेकिन अब बांग्लादेश से बाहर हैं शेख हसीना के साथ साथ ये भी कहा गया है कि शेख हसीना की जो संपत्तियां हैं वो वहां पर जब्त की जाएंगी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। आवामी लीग अब क्या करती है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग कमजोर भले ही हो, लेकिन खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो भी अंतरिम है, उसके पास स्थायी जनादेश नहीं है। फरवरी में चुनाव की बात मोहम्मद यूनुस कर चुके हैं। इसके अलावा वो जो रेफरेंडम है यानी जनमत संग्रह है उसकी बात कर रहे हैं जुलाई के चार्टर के ऊपर। मैं आपका दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर मैं बता दूं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में अपना फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि शेख हसीना ने हिंसा के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाया, छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम किया। वो उस समय वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ना सिर्फ वहां पर इस आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया बल्कि लगातार इन छात्रों की मौत की जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया गया है। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने उनके अपराधों का दोषी उनको माना है और उन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया और आपको बता दें कि शेख हसीना इस समय भारत में है, लेकिन जब यह फैसला सुनाया गया या फिर जब पूरी प्रक्रिया हुई तब उनकी तरफ से या उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने हसीना को कई अपराधों का दोषी भी माना है। उनके साथ कुछ और भी लोग हैं, जिसमें उनके होम मिनिस्टर उस समय के, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर और उस समय के जो कमिश्नर थे, पुलिस अधिकारी थे, वो भी इसमें दोषी पाए गए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी दोबारा से जुड़े, हम उनका रुख कर लेते हैं। अभिनव, जिस तरीके से पणे बता रहे थे कि देखिए अवामी लीग खत्म नहीं हुई है, उसका वजूद, उसकी रूट्स अभी भी मौजूद है। क्या बांग्लादेश में भले ही अभी सरकार इन चीजों को हैंडल कर ले, लेकिन अस्थिरता का माहौल बांग्लादेश में बना रहेगा?
जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तो रहा तकनीकी और कानूनी पहलू को उनको भगोड़ा साबित किया गया, उनके खिलाफ सजा सुनाई गई। लेकिन असली सवाल उठ रहा है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या वस्तुस्थिति में शेख हसीना की वस्तुस्थिति में कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनके हालात में कोई खास फर्क पड़ेगा इस फैसले के बाद? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक कि भारत में वो हैं और भारत सरकार के रुख और उसके निर्णय पर ही ये पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है। अब इसमें कूटनीतिक बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये एक तरह से फॉरेन अफेयर्स और किस तरह से फॉरेन रिलेशंस को बिल्डअप करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मामला है जो शेख हसीना की वस्तु स्थिति पर निर्भर कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश में हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फरवरी में चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान पहले हो चुका है। ऐसे में बीएनपी और जमाते इस्लामी दो पार्टियां हैं जो इस वक्त अवामी लीग के अलावा वहां पर मौजूद हैं, चुनाव के लिए तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन अवामी लीग क्या खत्म हो गई है? नहीं, अभी भी एक जो सर्वे या एक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो बहुत सहानुभूति रखते हैं अवामी लीग से। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा अगर आप ट्रायल देखें तो इसमें बार बार शेख हसीना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, बार बार लगभग 2 घंटे तक इस तरह की बातें कही गई हैं। तो इसका एक और अर्थ ये भी है कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लोगों में, कि जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो शेख हसीना ने किया, और जिस तरीके से ये 2 घंटे तक लगातार हुआ है और एक कानूनी और लिखित में ये सब आ गया है, तो इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकप्रियता और घटेगी। शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा था और ज्यादा लोगों में बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार बदले या माहौल बदले, बांग्लादेश में शेख हसीना या अवामी लीग को फिर से अगर चुनाव लड़ने की नौबत भी आए, तो ऐसे में शेख हसीना की जो छवि है, उसको जो डेंट पहुंचा है, उसको जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, वो थोड़ा बड़ा है। हमारे साथ अनुपम पढ़े भी जुड़े, बांग्लादेश में जरूर पड़े। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये बात तो तय है कि देखिए ये इंटरनल मैटर था, सजा सुना दी गई, लेकिन क्या इस सजा का, इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव या उसका असर भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस पे भी पड़ेगा? निश्चित रूप से इस पूरी घटनाक्रम का असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पहले से नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें अगस्त 2024 के बाद से, जब से शेख हसीना भारत में आई, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से तल्ख बयान दिए गए, मोहम्मद यूनुस का रुख आप रवैया देखें, साथ ही पाकिस्तान से बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकी को देखें आप, साथ ही जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से न केवल बयान दिए गए बल्कि फॉर्मली शेख हसीना को मांगा गया। आज भी ट्रिब्यूनल की तरफ से जिस तरीके की टिप्पणियां की गई, न केवल शेख हसीना को लेकर सुमित, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान को लेकर भी, कि जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने और अवामी लीग ने बांग्लादेश की उस समय की सेना को डिस्क्रेडिट करते हुए एक मुक्ति बाहिनी बनाई और एक पैरेलल तंत्र खड़ा करते हुए जो स्वतंत्रता का आंदोलन किया, उसमें कहीं ना कहीं देश को नुकसान हुआ। ये भी ऑब्जर्वेशन ट्रिब्यूनल के अंदर दिए गए, जो कि एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि आखिर बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। क्योंकि वो अगर अपनी पूरी हिस्ट्री पलटने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर यहां पर सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश और भारत की सरहद, चूंकि 4096 किलोमीटर की सरहद भारत और बांग्लादेश की लगती है, भारत की अगर सबसे बड़ी सरहद किसी देश के साथ है तो वो बांग्लादेश के साथ है, तो उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस होते हैं। इसलिए अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से क्या रुख और रवैया अपनाया जाता है, जैसे अनुपम भी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि भारत सरकार क्या करती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर खलीलुर रहमान, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनको भारत आना है कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के लिए। अब क्या उनके इस दौरे के साथ बांग्लादेश फॉर्मली अपनी रिक्वेस्ट भेजता है कि शेख हसीना को सौंपा जाए, चूंकि हमने एक केस चलाया है और उस प्रोसिक्यूशन के आधार पर शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि है और उस प्रत्यर्पण संधि के आधार पर तकनीकी तौर पर यदि आप देखें तो भारत से बांग्लादेश मांग कर सकता है। लेकिन हर प्रोसिक्यूशन और हर एक्स्ट्रेडिशन के केस को भी केस बाय केस देखा जाता है। इसलिए शेख हसीना के इस पूरे मामले के अंदर भारत सरकार को यह देखना होगा कि जो पूरा ट्रायल हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, जो जिस तरीके से प्रोसेस हुई है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया।
आप कई बार ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर है तो उसको वीडियो लिंक से भी जुड़ने का अवसर दिया जाता है, लेकिन वहां पर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ डिफेंस लॉयर भी खुद ही तय कर लिए गए। डिफेंस में उनकी तरफ से भी पक्ष खुद ही रख दिया गया और डिफेंस पक्ष हार भी गया और पूरा जो प्रोसिक्यूशन है वो एक तरफा तरीके से चला दिया गया। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के अंदर शेख हसीना ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, उनके खिलाफ चलाई गई जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस है, पूरी जो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई है वो बदनीयती से चलाई गई पूरी प्रक्रिया है, जिसके अंदर उनको पर दोषारोपण करना है और उनकी छवि को पूरी तरह से खराब करना है। इसीलिए आप देखें कि ये आदेश आने वाला था, इसकी आशंका बांग्लादेश में थी। यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। अब चूंकि ये फैसला आ चुका है, अब हमें यह देखना है कि वहां सड़क पर क्या होता है, क्योंकि हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले के मद्देनजर आर्मी के डिप्लॉयमेंट की भी वहां पर मांग की है।